हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं जावेद फारूकी आपका आज के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे स्पेशली जैसा आपको पता है कि कला और संस्कृति का एक सेशन एक दोस्तों कंप्लीट कोर्स हमने एक शुरू किया है। 8 क्लासेस की एक श्रृंखला की दोस्तों कला एवं संस्कृति का एक कोर्स हमने शुरू किया है, जिसमें आज इसकी ये चौथी क्लास है दोस्तों, सॉरी ये 5वीं क्लास है दोस्तों। ओके, तो हम लोग कला एवं संस्कृति की इस क्लास को करने के क्रम में आज से दोस्तों हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी भी हम लोग स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्राचीन काल के स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में हमने आपको अभी तक पढ़ा है दोस्तों। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला में हमने अभी तक आपको लौकिक कला और साथ ही साथ दोस्तों फिर हमने आपको धार्मिक कला के बारे में पढ़ाया दोस्तों। इस धार्मिक कला के अंतर्गत, लौकिक कला के अंतर्गत जहाँ इस दुनिया से संबंधित या इस लोक से संबंधित कलाओं के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ाया। तो वहीं दोस्तों धार्मिक कला के अंतर्गत हमने आपको अलग अलग धर्मों में, पहले बौद्ध धर्म, फिर दोस्तों जैन धर्म और पुनः फिर दोस्तों ब्राह्मण धर्म के बारे में चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में मंदिर स्थापत्य के बारे में मैंने कंप्लीट आपको मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ाया दोस्तों। इन पूरे स्थापत्य कला में प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के स्थापत्य कला में जैसा मैंने आपको बताया कि शैलकृत और संरचनात्मक प्रकार की स्थापत्य कला होती थी। तो मैंने आपको बौद्ध धर्म के स्थापत्य कला में आपको शैलकृत में दोस्तों संरचनात्मक में मैंने स्तूपों के बारे में, और शैलकृत में दोस्तों मैंने आपको विहार और चैत्यों के बारे में पढ़ाया। तो दोस्तों वहीं ब्राह्मण स्थापत्य में मैंने आपको मंदिर स्थापत्य के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है दोस्तों। इतना कोर्स कवर करने के बाद अब हम लोग आज से मध्यकालीन भारत में होने वाले मध्यकालीन भारत के दोस्तों स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, जिसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य भी कहते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट भी कहते हैं, या जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट या दोस्तों जिसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य भी कहते हैं, जिसका डेवलपमेंट लगभग 1205 से लेकर के 1707 के बीच में, यानी कि दोस्तों जब भारत में मुस्लिम शासन रहा उस शासन के दौरान दोस्तों इस स्थापत्य कला का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। इंडो इस्लामिक स्थापत्य को पढ़ने का हमने एक स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ कि पहले तो हम लोग एक स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, फिर उसी स्ट्रक्चर के अनुसार अपनी क्लासेस को लेकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है उसी पर मैं आपको बता देता हूँ। इंडो इस्लामिक स्थापत्य सबसे पहले दोस्तों भूमिका और परिचय, यानी कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य क्या होता है, इसकी भूमिका या इसका परिचय। पुनः इंडो इस्लामिक स्थापत्य में कि दोस्तों जो है कैसे ये इंडो इस्लामिक है ना, कैसे ये इंडो और प्लस इस्लामिक कैसे है। इसके बाद दोस्तों इंडो इस्लामिक स्थापत्य का विकास एवं प्रसार, विकास एवं डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों बात करेंगे, और फिर दोस्तों इसके अंत में हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे
दोस्तों विकास और प्रसार की बात करें तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का डेवलपमेंट जो है वो 3 अलग अलग चरणों में होता है। तो पहले दोस्तों सल्तनत काल में इसका विकास होता है। सल्तनत काल में दोस्तों इसका इंडो इस्लामिक स्थापत्य का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद दोस्तों सल्तनत काल के विघटन के बाद प्रांतीय राजवंशों में, विभिन्न प्रांतीय राजवंशों में जो सल्तनत काल के साम्राज्य के विघटन के बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में दोस्तों जो राज्य बने, जिन राज्यों का उदय हुआ, उन राज्यों के शासकों ने दोस्तों अलग अलग अपने अपने राज्यों में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला को एक नया जीवन दिया, एक नई दिशा दी दोस्तों। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में दोस्तों बहुत सारी लोकल विशेषताओं को भी ऐड किया गया। तो हम लोग प्रांतीय राजवंशों का या प्रांतीय राजवंशों के स्थापत्य कला का भी दोस्तों अध्ययन करेंगे। इसके बाद समय आएगा दोस्तों मुगल काल का। तो मुगल काल का टाइम दोस्तों करीब 1526 से लेकर के 1707 तक के समय में हम लोग मुगल काल में भी दोस्तों स्थापत्य का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इंडो इस्लामिक स्थापत्य को पढ़ने का, और इसके सारे एग्जाम्पल्स हम लोग एक एक करके दोस्तों पढ़ते चलेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दोस्तों पूरे मध्यकाल में केवल इंडो इस्लामिक स्थापत्य का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ। खैर इस पर मैं बाद में आता हूं। पहले ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य होता क्या है। एक्चुअली दोस्तों भारत में इस्लामिक शासन के दौरान जिस इस्लामिक शासन यानी कि 1205 से लेकर के 1707 के बीच में भारत में जिस प्रकार की स्थापत्य कला का विकास हुआ, स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं दोस्तों, या भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं दोस्तों। इसे भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं। दोस्तों इसे भारतीय इस्लामिक स्थापत्य क्यों कहते हैं, या यूं कहें कि पूरे मध्यकालीन भारत में जिस एक स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ उसे इंडो इस्लामिक कहते हैं। सवाल यह दोस्तों कि इस स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक या हिंद इस्लामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों मध्यकालीन भारत में जो स्थापत्य कला विभिन्न शासकों और नवाबों के संरक्षण में दोस्तों जो विकसित हुई, उस स्थापत्य कला में इस्लामिक कला और भारतीय कला, विशुद्ध भारतीय कला यानी कि जो भारत में डेवलप हुई थी, या भारतीय स्थापत्य कला की जो विशेषताएं थी, और जो तुर्कों के साथ या इस्लामिक जो लोगों का दोस्तों भारत में आगमन हुआ, उन लोगों के साथ जो स्थापत्य कला का विकास हुआ, उन दोनों कलाओं का मिश्रण दोस्तों जो है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य में देखने को मिला। कहने का मतलब ये कि भारत में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसमें दोनों कलाओं की विशेषताओं का मिश्रण दोस्तों डेवलप हुआ। ओके, यानी कि मध्यकाल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसमें दोनों ही कलाओं का मिश्रण या दोनों ही कलाओं की विशेषताएं शामिल थीं। दोनों ही कलाओं की विशेषताएं शामिल होने के कारण मध्यकाल की इस स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं। दोस्तों इस इंडो इस्लामिक कला में जैसे दोस्तों क्या हुआ कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य को तराबियत स्टाइल कहते थे दोस्तों, तराबियत स्टाइल कहा जाता है, और इस्लामिक आर्किटेक्ट को दोस्तों आर्कुएट स्टाइल कहते हैं, आर्कुएट स्टाइल कहते हैं। दोस्तों तराबियत स्टाइल में जहां पे एक चीज देखने को मिलती है कि तराबियत स्टाइल की क्या क्या विशेषता है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों तराबियत स्टाइल की विशेषता में एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे पोस्ट एंड लिंटल होते हैं। पोस्ट एंड लिंटल का मतलब ये कि यहाँ दोस्तों एक कॉलम होता है, एक दीवार होती, एक कॉलम होता है, और उसके ऊपर दोस्तों एक ऐसे लिंटल होता है। ओके, यानी कि दोस्तों पोस्ट एंड लिंटल ये दोस्तों तराबियत स्टाइल की विशेषता होती है। छतें दोस्तों सपाट होती हैं। ओके, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोस्तों जो यहाँ पे क्या होता है कि पिलर्स होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों गावदुम यानी कि दोस्तों ऊपर के आधार पे दोस्तों चौड़ाई और ऊपर की ओर क्रमशः पतला होने की विशेषता भी दोस्तों गावदुम कहलाता है। ये भी भारतीय कला की विशेषता है। लेकिन दोस्तों वही आर्कुएट स्टाइल में मेहराब होते हैं, मीनार होते हैं,
गुंबद होता है, गोल छत होती है, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये वे शेप ब्लॉक यानी कि दोस्तों यहाँ पर गुंबद है। ओके, इसमें की स्टोन होता है। तो ये दोस्तों आर्कुएट स्टाइल की विशेषता होती है। छत की जगह दोस्तों जो है सपाट नहीं होता, बल्कि वहाँ पे गुंबद होता है, ऊंची मीनार होती है और मेहराब भी होता है। इस तरह से जो दोस्तों मध्यकालीन भारत में जो स्थापत्य कला का विशेष जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें ये तराबियत स्टाइल और आर्कुएट स्टाइल दोनों को मिला करके दोस्तों जो कला विकसित हुई, इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट कहते हैं। ओके, जैसा दोस्तों एक और इमेज से आपको क्लियर है कि आप देख सकते हैं कि ये तराबियत स्टाइल है, यहाँ दोस्तों पोस्ट रेंटल है, यानी कि आप इस तरह से चौकोर चीजें देख सकते हैं और छतें दोस्तों जो है सपाट देख सकते हैं। लेकिन वहीं आर्कुएट स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेहराब है, ये दोस्तों मेहराब बनाई गई हैं, जालियां बनाई गई हैं। ये आर्कुएट स्टाइल की विशेषता है। इस तरह से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट का दोस्तों डेवलपमेंट भारत में होता है। देखिए, तराबित स्टाइल हैड स्ट्रेट बीम्स, आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट हैव calves at the two connected pillars. In Travit style of architect, roofs, doors, and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. In Arcuate style of architect, that weight of the sculpture superstructure above the doors and the windows were carried by the arches. ये सब कुछ विशेषताएं हैं जो आप लोग इसे समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब सवाल ये है कि मध्यकाल में दोस्तों ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का डेवलपमेंट कब कब होना शुरू हुआ। एक बात मैंने जैसा अभी बताया कि मध्यकालीन भारत में दोस्तों सारे के सारे स्थापत्य कला केवल इंडो इस्लामिक के ही डेवलप नहीं हुए। लगभग मध्यकालीन भारत में 90% दोस्तों स्थापत्य जो थे वो इंडो इस्लामिक के एग्जाम्पल थे, वो इंडो इस्लामिक के एग्जाम्पल है 90% स्थापत्य। लेकिन 10% दोस्तों ऐसे भी स्थापत्य हैं जो विशुद्ध इस्लामिक हैं, जो प्योर इस्लामिक हैं, जिसमें इंडो का दोस्तों कोई रोल नहीं है। हम इन दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स को समझते समझते पढ़ते चलेंगे, लेकिन ये मान के चलें कि मैक्सिमम दोस्तों इंडो इस्लामिक स्थापत्य जो इंडो इस्लामिक होने के कारण ही इसको मध्यकालीन स्थापत्य को इंडो इस्लामिक नाम दिया गया है। अच्छा, अब जैसा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य का डेवलपमेंट दोस्तों सबसे पहले गुलाम वंश यानी कि सल्तनत काल से दोस्तों शुरू होता है। सल्तनत काल से शुरू होता है, तो इसे गुलाम वंश दोस्तों इसको देखा जा सकता है। सल्तनत काल में गुलाम वंश से दोस्तों जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य की शुरुआत होती है। दोस्तों गुलाम सल्तनत काल में गुलाम वंश में कई ऐसे स्मारक बने, कई ऐसे बिल्डिंग्स के उदाहरण हम देख सकते हैं जो इंडो इस्लामिक के एग्जाम्पल हैं। जैसे जैसे दोस्तों गुलाम वंश में कूतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गया। दोस्तों ये एक दोस्तों पहले सबसे पहले लोग बात करेंगे अढ़ाई दिन झोपड़ा का। दोस्तों गुलाम वंश में जो जो केंद्र बने स्थापत्य कला के, उसमें दोस्तों अजमेर और दूसरा दोस्तों दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में अजमेर में दोस्तों जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ सल्तनत काल में, वो था दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था वो ऐसा माना जाता, अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों एक मस्जिद थी जो कि मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों अढ़ाई दिन झोपड़ा के बारे में कहा जाता है कि वो एक पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिससे बाद में तुर्कों ने दोस्तों जो है जल्दबाजी में नमाज पढ़ने की आवश्यकता को ध्यान में रख करके उन्होंने इसे एक मस्जिद का आकार दिया। दोस्तों इमेज आपके सामने, आप अढ़ाई दिन के झोपड़ा को देख सकते हैं कि ये दोस्तों पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इंडो स्टाइल में बना हुआ है। तो सामने दोस्तों ये दीवार बना करके जो लगाई गई है, ये इस्लामिक एग्जाम्पल का उदाहरण है। आर्कुएट स्टाइल का दोस्तों एग्जाम्पल है जिसमें आप मेहराब, मीनार और कुरान की आयतें दोस्तों सजावट के तौर पे देख सकते हैं। एक और इमेज है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं आप देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अढ़ाई दिन के झोपड़े में दोस्तों एक और भी चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे पोस्ट और लिंटल, ये देखिए दोस्तों, ये पोस्ट और लिंटल जो मैंने बताया था कि ये तराबियत स्टाइल की विशेषता होती कि ऐसे दोस्तों जो है पिलर होते हैं और फिर उसमें लिंटल ऐसे बीम बने होते हैं, छतों में बीम बना होता है।
तो इनसे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि अढ़ाई दिन के झोपड़े में कुछ विशेषताएं जो है वो इंडो इस्लामिक इंडो की है, तो कुछ विशेषताएं दोस्तों जो बाहर की विशेषताएं हैं वो इस्लामिक विशेषताएं। इस तरह से दोस्तों सल्तनत काल के गुलाम वंश में पहली जो बिल्डिंग बनी दोस्तों वो इंडो इस्लामिक थी। अच्छा, इसके अलावा लेकिन लेकिन दोस्तों इसी गुलाम वंश में एक और बिल्डिंग बनी, वो थी दोस्तों कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दोस्तों जो है वो प्योर इस्लामिक स्टाइल में बनी हुई भारत की पहली स्मारक है। दोस्तों कुतुब मीनार जो कि पूरा का पूरा प्लान करके शुरू से बनाया गया, इसलिए ये विशुद्ध इस्लामिक योजना में दोस्तों बनाई गई। इसमें इंडो की कोई विशेषता नहीं शामिल है। इसमें सारी की सारी विशेषताएं दोस्तों प्योर इस्लामिक है। तो ये दोस्तों कुतुब मीनार में सल्तनत काल की एक विशेषता हो गई। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कुतुब मीनार के अलावा दिल्ली में एक और बिल्डिंग बनी दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये दोस्तों दिल्ली में इसका निर्माण हुआ। ये कुतुल इस्लाम मस्जिद भी आप देख सकते हैं कि आप ये इसको देख सकते हैं दोस्तों कि कुतुल इस्लाम मस्जिद को भी कैसे दोस्तों बनाया गया है। ये भी एक हिंदू इस्लामिक स्टाइल का दोस्तों एग्जाम्पल है। ओके, जहाँ पे हिंदू विशेषताएं भी हैं। ये दोस्तों पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था। ये पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था जिसे आनंद फानंद में एक मस्जिद की शक्ल दी गई थी दोस्तों। इस मस्जिद में आज भी आपको ऐसा लगता है, देखिए इन दीवारों पर आज भी मूर्तियों के चिन्ह हैं, जिसे देख करके हम समझ सकते हैं कि पहले कभी एक हिंदू स्मारक था। इस प्रकार से सल्तनत काल में दोस्तों सल्तनत काल से ही इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की शुरुआत हो गई दोस्तों। सल्तनत काल में गुलाम वंश से ही इसकी परंपरा शुरू हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक सुल्तान नासुद्दीन महमूद का दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो बनाया गया इल्तुतमिश के बेटे का, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दोस्तों। इस मकबरे में भी आप देख सकते हैं दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो अष्टकोण पर बनाया गया है दोस्तों। ये अष्टकोणीय विशेषता भी दोस्तों जो है वो ये कहीं ना कहीं हिंदू स्टाइल की विशेषता थी दोस्तों, जो सुल्तानगढ़ी के मकबरे में अपनाया गया है। चलिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों खिलजी वंश के दौरान डेवलप किए गए स्मारक। दोस्तों खिलजी वंश के दौरान एक अलाई दरवाज़ा बनाया गया। ये अलाई दरवाज़ा दोस्तों ना ये हिंदू इस्लामिक स्टाइल का एक शानदार एग्जाम्पल है। स्थापत्य में भी नए नए प्रयोग देखे गए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में अलाई दरवाज़ा जिसकी आधार संरचना हिंदू एवं ऊपर की छतें इस्लामिक तरीके से बनाई गई। यानी कि दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड जो लिया गया है, इसका जो बेस लिया गया है दोस्तों वो हिंदू स्टाइल में लिया गया, लेकिन छतें जो है वो इस्लामिक तरीके से बनाई गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दोस्तों लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ सफ़ेद संगमरमर की भी चिनाई की गई। ओके, इस तरह से अलाई दरवाज़ा दोस्तों यहाँ एक सुंदर गुंबद का भी निर्माण किया गया है। भारत में निर्मित ये पहला सच्चा गुंबद है, क्योंकि सच्चे गुंबद के निर्माण के पिछले प्रयास सफल नहीं रहे थे। ओके, तो अलाई दरवाज़ा दोस्तों अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को लिया हुआ है। इसीलिए अलाई दरवाज़ा सहित कुतुब मीनार कैंपस का भाग होने का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी दोस्तों ये शामिल है। ओके, ये पूरा का पूरा कैंपस ही दोस्तों विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसमें अलाई दरवाज़ा है, कुतुब मीनार है और बाकी की बिल्डिंग्स हैं। तो आपके लिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये अलाई दरवाज़ा की इमेज देख सकते हैं कि इसकी आधार योजना हिंदू स्टाइल में दोस्तों ली गई है, लेकिन इसमें दोस्तों गुंबद है, इसमें मीनार है, इसमें मेहराब है और इसमें दोस्तों जो है संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यूनेस्को की लिस्ट में दोस्तों लिस्टेड होने के कारण ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलाई दरवाज़ा की ये इमेजेस कुछ और भी है, आप देख सकते हैं कि इसमें सुंदर गुंबद बनाए गए। इसके अलावा जमात खाना मस्जिद भी दोस्तों तो खिलजी काल की एक प्रमुख विशेषता, एक प्रमुख स्मारक है, जो कि भारत में बनी हुई दोस्तों पहली विशुद्ध इस्लामिक स्टाइल में बनी हुई पहली मस्जिद है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जमात खाना मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि भारत में बनी हुई विशुद्ध इस्लामिक स्टाइल में बनी हुई भारत की पहली मस्जिद है, जो प्योर इस्लामिक स्टाइल में बनाई गई है। ओके, चलिए, इसके अलावा दोस्तों सीरी दुर्ग। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि फिर तुगलक काल में अगर हम बात करें तो दोस्तों तुगलक काल में
अगेन दोस्तों जो है स्थापत्य कला का विकास तो होता है, लेकिन जिस मात्रा में दोस्तों उसके पहले विकास हुआ है उस मात्रा में तुगलक काल में स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा आर्थिक संकट वगैरह की समस्या थी। ओके, तुगलक काल में दोस्तों एक नई बातें जुड़ गई, वो ये था कि यहाँ इंडो इस्लामिक प्रयोग किए गए, जैसे मिस्र के समान ढलवा दीवारें जिनका आधार चौड़ा और ऊपर की ओर पतला होता गया दोस्तों, है ना। यानी कि दोस्तों देखिए, आधार चौड़ा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आधार चौड़ा है और ऊपर पतला है तो ये दोस्तों गावदुम विशेषता थी, और ये विशुद्ध भारतीय थी दोस्तों, ये विशुद्ध भारतीय थी। ओके, लेकिन इसमें इस्लामिक स्टाइल की दोस्तों एक और विशेषता जुड़ गई कि मिस्र के समान ढलवा दीवारें होती थी, यानी कि स्लोप वॉल होता था दोस्तों, ऐसे दीवार सीधी नहीं थी बल्कि ऐसे स्लोप वॉल होता था। अगेन दोस्तों तुगलक काल में पहली बार फिरोज तुगलक के मंत्री खाने जहां तेलंगानी का अष्टकोणीय मकबरा बनाया गया, जो विशुद्ध भारतीय शैली की विशेषता थी, परंतु मकबरे के बाकी भाग को इस्लामिक शैली में बनाया गया है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों तुगलक काल का है, वो है फिरोज तुगलक का खाने जहां का तेलंगानी मकबरा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फिरोज तुगलक का खाने जहां का तेलंगानी का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ तेलंगानी है दोस्तों, जो अष्टकोणीय प्रकार का है। ओके, जिसका दोस्तों आधार जो है वो अष्टकोणीय है, टॉम्ब ऑफ तेलंगाना। और बाकी दोस्तों इसमें जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सारी की सारी दोस्तों जो है इस्लामिक स्टाइल में है। तो इस तरह से अष्टकोणीय बनाना भी दोस्तों विशेषता जो है वो ये भारतीय विशेषता थी, और बाकी विशेषता दोस्तों इस्लामिक है। इस प्रकार खाने जहां तेलंगानी का मकबरा भी इंडो इस्लामिक एग्जाम्पल का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों लोधी स्थापत्य की बात करें तो लोधियों के समय में मकबरे का निर्माण जो है वो एक नई चीज दोस्तों देखने को मिली कि लोधियों के समय में दोस्तों सुंदर मकबरे बनाए गए। सुंदर मकबरा या मकबरा निर्माण की का दोस्तों जो है एक प्रकार से देखा जाए, वैसे जो है मकबरा निर्माण तो दोस्तों जो है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता रही, लेकिन यहाँ पे लोधियों के समय में दोस्तों मकबरे निर्माण में एक नई चीज ये देखने को मिली कि अब पहली बार दोस्तों ना केवल एक गार्डन में मकबरा बनने लगा, एक गार्डन में दोस्तों मकबरा बनने लगा, बल्कि ऊंचे चबूतरे पे भी दोस्तों मकबरा बनने लगा, है ना। ऊंचे चबूतरे पर मकबरा बनने की शुरुआत हुई। अच्छा दोस्तों, इस तरह से ऊंचे चबूतरे पर बनने से और मकबरा निर्माण के क्षेत्र में दोस्तों एक नया प्रयोग देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों कुछ मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का भी निर्माण किया गया, जैसे सिकंदर लोदी के मकबरे में दोस्तों दोहरा गुंबद बनाया गया। दोहरा गुंबद मतलब कि एक गुंबद नीचे बनाते थे, उसके ऊपर दोस्तों एक और गुंबद बना देते थे, दोहरा गुंबद बनाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सिकंदर लोदी का मकबरा है जो दोहरे गुंबद का एग्जाम्पल है। ओके, सिकंदर लोदी के दोस्तों मकबरे हैं। अब इसके अलावा इस सिकंदर लोदी के मकबरे के अलावा दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद सल्तनत काल का पतन हुआ, और दिल्ली सल्तनत के दोस्तों पतन के बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इन प्रांतीय राज्यों में प्रमुख रूप से जो ऐसे प्रांत इन प्रांतीय राज्यों में दोस्तों प्रमुख रूप से जो उत्तर भारत में बड़े फेमस रहे, उसमें जौनपुर, मालवा, मेवाड़, इधर दोस्तों बंगाल, ये कुछ ऐसे क्षेत्र रहे दोस्तों अपने स्थापत्य कला के लिए बड़े फेमस हुए। वहीं दक्षिण भारत में बहमनी एम्पायर और विजयनगर। तो दोस्तों विजयनगर के स्थापत्य कला को आप द्रविड़ शैली में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दोस्तों बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो आपने मुख्य रूप से जो आपने पढ़ना था वो ये कि इस समय दोस्तों गोलकुंडा, बीजापुर और बाकी राज्यों में, अहमदनगर में दोस्तों बहुत सारे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है। आइए दोस्तों इन प्रांतीय राज्यों की कुछ स्थापत्य कला को जान लें। जैसे दोस्तों मालवा में दो बड़े शानदार महल देखने को मिलते हैं इस समय, जिसमें एक हिंडोला महल जो मांडू में बना, और एक दूसरा दोस्तों जहाज महल जो देखने में एकदम जहाज के जैसे लगता है, ये भी दोस्तों मालवा में ही इसका निर्माण। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बंगाल में गौड़ शासकों के बंगाल में दोस्तों जो है वो शासकों के अंतर्गत अदीना मस्जिद बंगाल, कदम रसूल मस्जिद बंगाल और बड़ा सोना मस्जिद बंगाल में, ये दोस्तों सारे बिल्डिंग जो है बंगाल में बने। इसके अलावा अटाला मस्जिद,
और चार मीनार, और दोस्तों दक्षिण भारत में चार मीनार का दोस्तों निर्माण किया गया बीजापुर गोलकुंडा राज्य में दोस्तों। ओके, इसके अलावा बीजापुर राज्य में दोस्तों गोल गुंबद, ये सारे के सारे स्थापत्य दोस्तों अपने आप में शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों मुगल काल में स्थापत्य कला की बात करें तो इस समय मुगल काल में दोस्तों बाबर के नेतृत्व में बाबर के नेतृत्व में दोस्तों पहली बार स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, और स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नया प्रयोग देखने को मिला जिसे चारबाग शैली कहते हैं दोस्तों। चारबाग शैली में आगरा में दोस्तों का पहला उदाहरण नूर अफगन बागीचा है, जहां बाबर को दफनाया गया था। ये चारबाग शैली दोस्तों वैसे तो मुगल काल में मकबरा निर्माण ही दोस्तों मुख्य रहा, मकबरा निर्माण ही दोस्तों मुख्य रहा, जिसमें हम लोग चारबाग शैली में ये देख सकते हैं दोस्तों कि चारों तरफ गार्डन बनाए गए, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ गार्डन बनाए गए, इसी को चारबाग शैली कहते हैं। और इसके बीच में ही दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों मकबरा बनाया जाता था और चारों तरफ गार्डन बनाया जाता था। ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका चारबाग शैली है, यहाँ दोस्तों गार्डन है, यहाँ गार्डन है, इधर गार्डन है, और कहीं दोस्तों एक किनारे ये गेट है, और आगे बढ़ करके दोस्तों मकबरा बनते थे। ये चारबाग शैली का दोस्तों की एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ताजमहल को भी चारबाग शैली में बनाया गया है, आप देख सकते हैं चार गार्डन है, और यहाँ दोस्तों किनारे जो है वो ताजमहल एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, इधर भी गेट, इधर भी गेट, और सामने भी दोस्तों गेट होता है। दोस्तों आज की क्लास जो है इतना ही करते हैं इस क्लास में, बाकी दोस्तों इस क्लास का सेकेंड पार्ट हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।